द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था में जैसे द्रव क्या होता है? जल। जल को हम ले सकते हैं। अब जल क्या होता है? उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, ठीक है। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित हो परंतु क्या हो? आकार निश्चित ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका द्रव अवस्था कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पदार्थ की द्रव अवस्था। इसको जान लेते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाती है, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। अब जान लेते हैं कि द्रव जो होता है वो द्रव के कण इस तरह से होता है। द्रव के कण इस तरह से होंगे और ठोस के कुछ इस तरह से होते हैं। और गैस के इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये आपका ठोस होगा, ये द्रव और ये गैस, ठीक। इनके अंदर जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो बहुत कम होगा और इनके बीच का जो स्थान होगा वो भी अधिक होगा, ठीक है। तो इनका क्या होगा? इसमें आयतन निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होगा। अब जल को हम जिस भी पात्र में डालेंगे वो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इनके अंदर का जो स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक। अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में समझ लेते हैं। चलिए, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको इसमें बताया। देखिए, ये ठोस के हैं तो इसमें क्या है? ठोस के कण जो है वो थोड़ा पास पास है, द्रव के कण है वो दूर दूर है, ठीक। अब क्या है? जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात उसमें अंतराण्विक आकर्षण अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, ठीक है। ये हो गया, आपको क्लियर हो गया कि इनके बीच में जो अंतराण्विक स्थान होगा वो बहुत अधिक होगा और अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो ठोस की अपेक्षा बहुत कम होगा। इतना समझ में आया? देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि जल, दूध, ग्लिसरीन और पारा आदि। ये आपके क्या होंगे? ये आपके द्रव अवस्था में होते हैं और इनका जो दूध होगा, जैसे दूध को ही ले लेते हैं, अगर हम जिस पात्र में लिख लेंगे रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा और उसी का आयतन ले लेगा, ठीक है। तो उसकी कोई भी आकार नहीं होता, उसका कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है। पारा पारा जो होता है वो कमरे के सामान्य ताप का द्रव अवस्था में रहता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिए। आगे आते हैं गैस स्टेट। तो गैस स्टेट क्या होती है? गैस स्टेट अभी हमने आपको बताया इससे पहले क्या होती है। गैस स्टेट, ये ठोस था, ये द्रव था, ये गैस था, ठीक है। अब हमने इसमें क्या था कि जो इनके बीच में स्थान था ठोस में तो कम है, ठीक है। अब द्रव में क्या है? अधिक है, ठोस से अधिक है, और गैस में है वो ठोस और द्रव दोनों से अधिक अंतराण्विक स्थान है, ठीक है। और इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल भी क्या है? बहुत कम है, ठीक। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। यानी द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, वह आपकी गैसीय अवस्था कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने वायु ले लिया, वायु जो होती है वो वायुमंडल में चारों ओर फैली हुई होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। अब वायु क्या होती है? वायु का कोई आकार है, कोई आयतन है? नहीं है, लेकिन क्या है? वो द्रव है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जो पदार्थ होता है वो वायु जो होती है वो द्रव्य होती है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि गैसीय अवस्था में द्रव्य को जिस पात्र में रखा जाए
वह उसका ही आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक, आयतन और आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे कि हमने आपको द्रव्य, जब हमने आपको बताया था कि वायु द्रव्य है, इसका क्लियरिफिकेशन दिया था, तो हमने आपको उसमें बताया था कि जब भी हम गुब्बारे में हवा फूंकते हैं, ठीक, अब गुब्बारे में हवा फूकेंगे तो गुब्बारा क्या होगा, वो एक आयतन ले लेगा और उसका अपना एक आकार हो जाएगा। ठीक है, तो वही होगा जो गैसीय अवस्था होता है, वो जिस जैसा भी उसे आकार देंगे वो उसी आकार में हो जाता है। ठीक, गैसीय अवस्था में उसके कणों के बीच स्थान ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो गैस के कण कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे फैले हुए। ठीक है, अगर आपको द्रव्य के कण अगर वायु में देखने हो तो पहले मतलब वायु ही देख लो, वायु में द्रव के कण होता है, कभी कभी ऐसे लाइट पड़ती है तो उसमें दिखते हैं, चलते हुए कण दिखते हैं ना। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में उसके कणों के बीच स्थान ठोस तथा द्रव की अपेक्षा में बहुत अधिक होता है, परंतु अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। ये आपके लिए जानने योग्य है कि गैसीय अवस्था में उसके कणों के बीच स्थान ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होगा और उनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम आदि। वायु के अंदर, वायुमंडल में ये सारी गैसें पाई जाती है, ऑक्सीजन, हीलियम वगैरह, तो आपकी ये सारी गैसीय अवस्था में होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका प्लाज्मा। हमने आपको बताया था कि जो वैज्ञानिक हैं वो दो और चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो आपका प्लाज्मा हो गया, पदार्थ की दो और अवस्थाएं में, एक प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपके दो हैं। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस अवस्था में कण अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, मतलब बहुत अधिक हीट पर जब होते हैं तो प्लाज्मा बनता है। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें जो लावा होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। ठीक है, उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होगी तो वो प्लाज्मा के रूप में होती है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। गैस के स्वभाव के कारण प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक आती है। जैसे कि लावा में होता है एक विशेष रंग की चमक, उसमें चमक आती है तो वो आपकी प्लाज्मा के कारण ही होती है। अब इसमें आगे देखते हैं, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। सूर्य क्या है भाई, सूर्य में भी तो बहुत अधिक हीट है, तो उसमें जो चमक होती है वो भी प्लाज्मा के कारण ही होती है, उसमें प्लाज्मा बनता है और सूर्य और तारे दोनों ही प्लाज्मा के कारण ही उसमें चमक आएगी। ठीक है, अब आगे आपका उच्च ताप के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च ताप के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उच्च ताप के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनेगा और सूर्य और तारों दोनों में ही प्लाज्मा के कारण ही चमक होती है, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो बहुत अधिक हीट पर बनता है। ठीक है, जब बहुत अधिक उत्तेजित होगा, बहुत अधिक हीट होगी तो वो प्लाज्मा बनता है। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है आपका पदार्थ के वर्गीकरण में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, ये आपका लास्ट टॉपिक है पदार्थ के वर्गीकरण का। इसके बाद है आपके अवस्था में परिवर्तन। हमने आपको 4 टॉपिक बताए थे। एक तो आपका पदार्थ था, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ क्या होता है, उसके बाद पदार्थ के अभिलाक्षिक गुण कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है और उन आधारों पर भी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका लास्ट है अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो अभी आपको जानना है कि उसका पदार्थ के वर्गीकरण में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, कौन थे, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की कुछ गणनाएं की थी। हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ पदार्थ की 5वीं अवस्था की गणना की थी। अब लेकिन क्या था, उनकी गणना जो थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गणना के आधार पर ही सब कुछ लिखा वगैरह और उसके बाद क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब पढ़ा, उसको देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन गणनाओं के आधार पर ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी कर दी, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। ठीक है,
क्या हुआ कि जो हमारे भौतिक वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में गणना की, और फिर जो कहीं ना कहीं अगर वो सफल नहीं हो पाए तो फिर उन्होंने उसे अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा। उन्होंने उनके पास परामर्श के लिए भेजा। उन्होंने जब उनकी उस अवस्था को पढ़ा तो उस पढ़ने के बाद फिर उन्होंने उसकी पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी, मतलब ये कह दिया कि हाँ ये पांचवी अवस्था सही है। ठीक है, अब जब आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस दोनों के मिलने के बाद ही पदार्थ की और पांचवी अवस्था की गणना हुई थी, तो इस आधार पर इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया।